नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोकेस्तुवसाय यहाँ पर 6 वृत्तियों की कल्पना कर रहे हैं। 6 वृत्तियों का भाग क्या है, किस वृत्ति से वो वृत्तिगत हुआ है, इसका प्रमाण बता रहे हैं। तो 4 वृत्ति की हो गई चर्चा। अनंत भाग वृत्ति, संख्या भाग वृत्ति, संख्या भाग वृत्ति और संख्या गुण वृत्ति। अब असंख्या गुण वृत्ति कितने वृत्ति से वृत्तिगत होती है ये बताते हैं। 156 नंबर पेज है। तो संख्या गुणवृत्ति जो है वो कितने लिए वो बता देना यहाँ पर। यह स्थानांतर 156 नंबर पेज पर पहली लाइन से एक बार पढ़ना है। यह स्थानांतर अधस्थ ऊर्ध्वंक स्थानांतरों से अनंत होता है। यह स्थानांतर मतलब संख्या गुणवृत्ति का स्थानांतर, उसके पहले जो हुआ ऊर्ध्वंक है अनंत भाग वृत्ति, उसकी अपेक्षा से अनंत होता है। पहले उन्होंने बताया अनंत भाग वृत्ति से सभी आगे की वृत्तियों का स्थानांतर अनंत गुना है। असंख्या भाग वृत्ति का, संख्या भाग वृत्ति का, संख्या गुण वृत्ति का। चतुरंक स्थानांतरों से असंख्या गुना, तो संख्या चतुरंक मतलब असंख्या भाग वृत्ति, उसका जो स्थानांतर है उससे कितना गुना आएगा, असंख्या गुना आएगा। क्योंकि वो भाग असंख्या गुना ही है तो जो लब्ध आएगा वो असंख्या गुना आएगा। पंचांग स्थानांतरों से असंख्या गुना, ऊपरी अष्टांग के अधस्थ ऊर्ध्वंक स्थानांतरों से, आगे जो आने वाला अष्टांग है उसके नीचे जितने भी ऊर्ध्वंक है उन ऊर्ध्वंक स्थानांतरों से कितना है, अनंत गुना है। प्रथम स्थान में ऊपरी व प्रथम सप्तांक से अधस्थ चतुरंक स्थानांतरों से असंख्या गुना। पहला सप्तांक में पहले असंख्या गुणवृत्ति का स्थान आएगा, उसके जितने भी चतुरंक है असंख्या भाग वृत्तियां है उनका जो स्थानांतर आएगा उससे भी कितना है, ये संख्या गुणवृत्ति का स्थानांतर असंख्या गुना है। तथा द्वितीय संख्या गुणवृत्ति से अधस्थ संख्या भाग वृत्ति स्थानांतरों से संख्या गुना। अब दूसरी संख्या गुणवृत्ति आएगी उसके आगे, उसके नीचे जो संख्या भाग वृत्तियां होगी कांडक क्रम, उन स्थानांतर उसका जो स्थानांतर आएगा उससे भी यहाँ का स्थानांतर कितना है, संख्या गुना है। क्योंकि उत्कृष्ट संख्या गुणित अनंत भाग वृत्ति है ना, तो उतना ही स्थानांतर एक कम करके तो स्थानांतर का प्रमाण आता है। और यहाँ पर संख्या भाग वृत्ति का स्थानांतर कैसे आता है, उत्कृष्ट संख्या का भाग दे करके आता है, इसलिए वो संख्या गुना होता है। संख्या गुना होता है अथवा किसी संख्या गुणवृत्ति के नीचे की संख्या भाग वृत्ति से संख्या भागहीन भी होगा, किसी की अपेक्षा से संख्या गुणाहीन होगा और असंख्या गुणाहीन है। ऐसे बहुत सारी संख्या भाग वृत्ति स्थानांतर आएंगे ना उसके नीचे, मतलब कांडक क्रमांक वहां पर, तो उनके आगे की संख्या भाग वृत्ति लेंगे तो उससे वो संख्या गुना हो जाएगा, नीचे की संख्या भाग वृत्ति लेंगे तो उसकी अपेक्षा से संख्या भागहीन होगा, उसके भी नीचे लेंगे तो उससे उसकी अपेक्षा से संख्या गुणाहीन होगा। आगे स्थान बढ़ता जाता है ना, फिर उसकी अपेक्षा से 3 प्रकार से बताया वहां पर। संख्या भाग वृत्ति से पीछे की संख्या गुणवृत्ति का जो स्थानांतर है वो कई संख्या गुना होगा, आगे की संख्या भाग वृत्तियों की अपेक्षा से संख्या भागहीन होगा, संख्या गुणाहीन होगा या संख्या गुणाहीन। लास्ट में सब जगह देखो कि वहां पर 3 प्रकार से बताया है। असंख्या जो है वहां पर भी असंख्या गुना, संख्या भाग
भागिन और असंख्यात गुणांकित असं होतं. सभी चतुरांक दिया. इसी संख्यात गुणवृद्धि को उत्कृष्ट संख्यात मात्र उर्वंक को संख्यात गुणवृद्धि के भीतर स्पर्धक शलाकाओं से अपवर्तित कर एक अंक में कम करने पर स्पर्धकांतर होता है. तो स्पर्धकांतर होता है तो स्थानांतर में स्पर्धक शलाका का भाग देते हैं तो स्पर्धकांतर आता है. वही बताया उस तेरा पुढच्या असंख्यात संख्यात गुणवृद्धि सांगितलं ना. द्वितीय संख्यात गुणवृद्धि से अधस्तन संख्यात भागवृद्धि स्थानांतर से. तो संख्यात भागवृद्धि स्थानांतर दूसरी संख्यात गुणवृद्धि आएगी उसके बीच में कितने होंगे सूचक उनके असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाएंगे ना. तो उनके अपेक्षा से जो हाँ पहले उसकी अपेक्षा संख्यात गुना उसके आगे की संख्यात भाग होते हैं तो उसकी अपेक्षा से संख्यात भाग नहीं होगा. संख्यात गुना नहीं आगे की अपेक्षा से वो पीछे का जो है वो उसकी अपेक्षा से 4 प्रकार आएंगे क्योंकि आगे की संख्या भाग होती बढ़ती जाएगी ना उसकी अपेक्षा से वो आएगा. और स्पर्धकांतर बताया और स्पर्धकांतर भी कैसे है वो बताया अनंत गुना असंख्यात गुना और असंख्यात. अब आगे बढ़ते 212 नंबर का सूत्र है. नहीं 200 उल्टा हो गया उसमें 211 और 212. असंख्येचे गुण परिवर्ती काय परिवर्ती है. असंख्यात गुणवृद्धि किस वृद्धि के द्वारा वृद्धि करते हैं यह सूत्र सुलभ है. असंख्येचे गुण परिवर्ती एवढिया परिवर्ती वह असंख्यात लोगों से वृद्धिगत है इतनी वृद्धि होती है. कांडक प्रमाण 16 अंकों के बीतने पर यथाविधि वृद्धि को प्राप्त उपरिम षडंक के विषय में स्थित अंतिम पूर्वंक को असंख्यात लोगों से गुणित करने पर असंख्यात गुणवृद्धि उत्पन्न होती है. कांडक प्रमाण 6 अंक मतलब क्या होगा अंतर 6 अंक वृद्धि पर मतलब संख्यात गुणवृद्धि के 6 अंक है ना संदृष्टि. इसलिए कांडक प्रमाण संख्यात गुणवृद्धि बीतने 6 अंकों के बीतने पर संख्यात गुणवृद्धि के बीतने पर यथाविधि वृद्धि को प्राप्त उपरिम षडंक के विषय में स्थित अंतिम पूर्वांक को असंख्यात लोगों से गुणित करने पर असंख्यात गुणवृद्धि उत्पन्न होती है. मतलब जो अनंत सभी वृद्धियों के पहले अनंत भागवृद्धि आती है तो उनका तो 6 अंकों के बीतने पर 6 अंकों में संख्यात गुणवृद्धि कांडक प्रमाण हो गई. फिर पुनः अनंत भागवृद्धि कांडक प्रमाण होगी. उसमें सबसे लास्ट जो अनंत पूर्वांक होगा उसमें क्या करेंगे असंख्यात लोगों से गुणा करेंगे और उसी में मिलाएंगे उसी उर्वंक में उसको मिलाएंगे तो असंख्यात गुणवृद्धि होती है. वृद्धि का प्रमाण कितना अंतिम उर्वंक गुणित असंख्यात लोग ये वृद्धि का प्रमाण और उसको पीछे के अनंत भागवृद्धि स्थान में मिलाएंगे तो वह आगे की असंख्यात गुणवृद्धि का स्थान आता है. आगे दिया है उर्वंक को प्रतिराशि करके उसमें उसे मिलाने पर असंख्यात गुणवृद्धि स्थान होता है. असंख्यात गुणवृद्धि में से एक अविभाग प्रतिच्छेद के कम करने पर स्थानांतर होता है. जो ऊपर गुणवृद्धि का प्रमाण बताया ना उर्वंक गुणित असंख्यात लोग ये हो गया वृद्धि का प्रमाण. उसमें एक कम करते तो स्थानांतर होता है. यह अधस्तन अनंत भाग वृद्धि स्थानांतरों से अनंत गुना असंख्यात भाग वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि स्थानांतरों से असंख्यात गुण उपरिम असंख्यात गुण वृद्धि स्थान से नीचे के अनंत भाग वृद्धि स्थानांतरों से अनंत गुण
स्थानांतरों से असंख्यात गुना, संख्यात भाग वृद्धि स्थानांतरों से संख्यात गुना, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन अथवा असंख्यात गुणहीन तथा संख्यात गुणवृद्धि व असंख्यात गुणवृद्धि स्थानांतरों से असंख्यात गुणाहीन है। संख्यात गुना, संख्यात भागी, असंख्यात भागी असंख्यात भागी देणार संख्यात भागी, संख्यात गुणाहीन, संख्यात भागी, संख्यात गुणेकर, असंख्यात आहे ना। संख्येचे भागवटी अनंतरे हिंदो, संख्येचे गुणम, संख्येचे भागहीनम, संख्येचे गुणहीनम, असंख्येचे ये पहले जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाना। दूसरी असंख्यात गुणवृद्धि आएगी, उसके नीचे की जो अनंत भाग वृद्धि आएगी उसकी अपेक्षा से कितना है अनंत गुना है, क्योंकि अनंत भाग वृद्धि का हमेशा कम ही होता है स्थानांतर। असंख्यात भाग वृद्धि से कितना होगा, असंख्यात गुना होगा। असंख्यात भाग वृद्धि से वह संख्यात गुना भी हो सकता है या संख्यात भागी है, संख्यात भागी या संख्यात गुणाहीन या असंख्यात गुणाहीन होता है। आगे आगे की जो संख्यात भाग वृद्धि आएगी उसकी अपेक्षा से ये चार प्रकार बनेंगे तथा संख्यात जो असंख्यात गुणवृद्धि के नीचे संख्यात गुणवृद्धि होगी उससे वह असंख्यात गुणाहीन है और असंख्यात गुणवृद्धि स्थानांतरों से असंख्यात गुणाहीन है। संख्यात गुणवृद्धि षडंगाला पंचांग करते आहे ते सप्ताह केलं मध्ये एक षडंग मग पुन्हा पंचांग येणार मग पुन्हा सप्ताह आगे जानकर ले जाना चाहिए। आगे की वृद्धि होने के पहले जितनी भी वृद्धि एक होने के लिए होती है, असंख्यात वृद्धि होने के लिए जितनी भी वृद्धि हुई तो दूसरी बार होने के लिए सब उतने अंक हो जाएंगे ना। और वहाँ अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि होकर के असंख्यात गुणवृद्धि होती है, बीच में संख्यात गुणवृद्धि है। आगे जानकर ले जाना चाहिए। इस असंख्यात गुणवृद्धि को यहाँ की स्पर्धक शलाकाओं से अपवर्तित करने पर स्पर्धक होता है। इसमें से एक अविभाज्य प्रतिच्छेद के कम करने पर स्पर्धकांतर होता है। इसकी भी अधस्तन व उपरिम स्पर्धकांतरों के साथ तुलना करनी चाहिए। वृद्धि का जितना भी प्रमाण होता है उसको स्पर्धक शलाका से भाग देते हैं तो जितना ये स्पर्धक का प्रमाण आता है, जैसे अपने 128 136 वगैरह निकाला उस स्पर्धक का प्रमाण, और उस स्पर्धक के प्रमाण में एक कम कर दे तो स्पर्धक का अंतर आता है। अब अनंत गुणवृद्धि का ये बताते हैं प्रमाण। अनंत गुण परिवर्ती काय परिवर्ती है? अनंत गुणवृद्धि किस वृद्धि से उन्नत है, यह सूत्र सुगम है। सवजीवेहि अनंत गुण परिवर्ती एवं यह परिवर्ती। अनंत गुणवृद्धि सब जीवों से वृद्धिंगत है, इतनी मात्र वृद्धि होती है। अधस्थ पूर्वक को सब जीव राशि से गुणा करने पर अनंत गुणवृद्धि होती है। उसी को प्रतिराशि करके अनंत गुणवृद्धि को मिलाने पर अनंत गुणवृद्धि स्थान होता है। जिस रोग को गुना किया उसी रोग को प्रतिराशि करके उसमें जो वृद्धि का प्रमाण आया वो मिलाएंगे तो अनंत गुणवृद्धि का स्थान होता है। इसी वृद्धि को अनंत गुणवृद्धि स्पर्धक शलाकाओं से अपवर्तित करने पर स्पर्धक होता है। यहाँ भी स्थानांतर और स्पर्धकांतरों से तुलना करनी चाहिए। इस प्रकार असंख्यात लोकमात्र स्थानों में स्थित अनंत गुणवृद्धियों की प्रयोजना करनी चाहिए। इस सूत्र के द्वारा अनंत उपविधा की प्रयोजना की गई है। अब इसी सूत्र के द्वारा देशावर्षक रूप से सूचित परम
निधा को कहते हैं। वह इस प्रकार है, जगन्य स्थान में सजीव राशि का भाग देने पर यहाँ पर लगातार षट्सामृति के स्थान लिए वो अनंतरोप निधा हो गए। अब जगन्य स्थान को लेकर के बीच का तीसरा निकालना है, जगन्य स्थान को लेकर के आगे का असंख्या भागवती का निकालना है, जगन्य स्थान से वहां पर कितनी वृद्धि हुई ऐसा निकालेंगे तो वो परम निधा यहाँ लेंगे। दो प्रकार से निकालते हैं, जगन्य स्थान को लेकर के ही बीच की वृद्धि निकालना या लगातार एक उसमें अनंत का भाग देकर उसी में मिला हो, फिर अनंत का भाग देकर के उसी में मिला हो, ये लगातार अनंत रूप मिला। ये बताया हमने, या दोनों प्रकार से वर्णन करेंगे। अब इसी वो इस प्रकार है, जगन्य स्थान में सब जीव राशि का भाग देने पर जो लब्ध हो उसको जगन्य स्थान की प्रतिराशि करके मिलाने पर प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान होता है। पुनः द्वितीय अनंत भाग वृद्धि स्थान की प्ररूपणा में प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान में से वृद्धि प्राप्त प्रक्षेप को कम करने पर जगन्य स्थान होता है। पुनः सब जीव राशि का विलय करके जगन्य स्थान को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। अब कम किए गए प्रक्षेप को भी इस विलय के समान खंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति सब जीव राशि से सकल प्रक्षेप को खंडित कर एक खंड प्रमाण प्राप्त होता है। सकल प्रक्षेप के अनंतवें भाग प्रमाण इसकी पिशुल संज्ञा है। यहाँ एक अंक अधस्तन सकल प्रक्षेप और एक पिशुल को भी ग्रहण करके प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान को प्रतिराशि कर मिला देने पर द्वितीय अनंत भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है। पहला जगन्य स्थान, जगन्य स्थान का प्रमाण अपने आपका संतुष्टि से कितना मना 65,536 और जीव राशि का प्रमाण 16 माना तो 65,536 बटे 16 तो 4,096। तो ये अनंत पहले अनंत भाग वृद्धि का प्रमाण हमने बताया। अब यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, जगन्य प्रक्षेप पिशुल इस भाषा में निकाल रहे हैं, तो उसके द्वारा अपन बीज का स्थान निकाल सकते हैं, जगन्य स्थान से डायरेक्ट बीज का स्थान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पहले प्रथम अनंत भाग वृद्धि में क्या मिलाएंगे तो द्वितीय अनंत भाग वृद्धि आएगी, तो वहाँ एक सकल प्रक्षेप मिलाना है और एक पिशुल मिलाना है। तो उसका प्रमाण निकालने के लिए क्या किया, जगन्य स्थान को द्वितीय अनंत भाग वृद्धि स्थान की प्ररूपणा में प्रथम अनंत भाग वृद्धि में से वृद्धि प्राप्त प्रक्षेप को कम करने पर जगन्य स्थान होता है। मतलब 65,536 में अपन 4,096 मिलाएंगे तो दूसरा स्थान आएगा 69,632, एक प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान आया अनंत भाग वृद्धि। अब इसमें जो वापस क्या किया हमने, ये 4,096 जो वृद्धि है उसको घटाया, कितना है, ये जगन्य स्थान है 65,536, ये जगन्य स्थान आ गया। और इस जगन्य स्थान को क्या करना है, जीव राशि का विकलन करके पुनः सब जीव राशि का विकलन करके जगन्य स्थान को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। अभी अपन पहले विज्ञान मार्गना में देखा था, जो जगन्य स्थान उसको जीव राशि का भाग देते तो प्रक्षेपक आता है, फिर प्रक्षेपक को जीव राशि का भाग देते तो पिशुल आता है। तो वहाँ पर प्रक्षेपक संज्ञा थी, वो नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट पिशुल लिया है। फिर पिशुल को जीव राशि का भाग देते तो पिशुल आता है, फिर उसको जीव राशि का भाग देते तो आगे आगे के सब आते हैं और वो कितना कितना देना है संकलन बार से वो सब बताएंगे। यहाँ पर क्या करना, जीव राशि का विवरण किया
प्लस 16 का विलयन किया और एक एक पर समखंड करके दिया जगह स्थान को, तो कितना आएगा? 4096 आएगा। तो यह इसको सकल प्रक्षेप का, इसका नाम क्या है? सकल प्रक्षेप। तो एक सकल प्रक्षेप और फिर पुनः क्या करना है? जीव राशि का विलयन करना और एक एक प्रक्षेप को उसके ऊपर समखंड करके देना। इस प्रकार ये 16 पर अभी सकल प्रक्षेप को समान खंड करके देना, मतलब ये भाग देना। अपन सरल भाषा में हमेशा कहते थे कि सकल प्रक्षेप को जीव राशि का भाग देते तो विषुल आता है, वो या भाग देने के लिए वो विलयन से बताते हैं। जीव राशि का विलयन किया और इसको एक अंक को समखंड करके दिया, तो एक एक पर कितना आएगा? 256 आएगा। 256 ये यहाँ पर विषुल का प्रमाण हो गया। इसको क्या कहा? सकल प्रक्षेप, और इसको कहा विषुल। अब यहाँ पर इसमें से एक सकल प्रक्षेप और एक विषुल को उठा करके प्रथम अनंत भाग के स्थान में जोड़ते हैं। 69,632 प्लस 4096 प्लस 256, मतलब ये कितना हो गया? 4352 जोड़ देना, तो यहाँ आया 73,984। ये द्वितीय अनंत भागवती स्थान हुआ। प्रथम अनंत भागवती स्थान में एक प्रक्षेप और एक विषुल मिलाते हैं तो द्वितीय अनंत भागवती स्थान आता है। अब आगे आप क्या करेंगे? जगन्य स्थान को आधार बना करके द्वितीय अनंत भागवती स्थान निकालेंगे, तो उसमें कितने प्रक्षेप और कितने विषुल जोड़ने हैं वो संख्या बताएंगे आप। जगन्य स्थान की अपेक्षा द्वितीय अनंत भागवती स्थान 2 प्रक्षेपों और 1 विषुल से अधिक होता है। जगन्य स्थान से इस अधिकता के प्रमाण को लाते हैं। यथा सब जीव राशि के अर्धभाग का विलयन कर जगन्य स्थान को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति 2 प्रक्षेपों का प्रमाण प्राप्त होता है। अब इनके ऊपर चूंकि एक विषुल का लाना अभिष्ट है, अतएव दुगुनी सब जीव राशि का नीचे विलयन कर ऊपरी विलयन राशि के एक अंक के प्रति प्राप्त 2 प्रक्षेपों को ग्रहण कर समखंड करके देने पर विरहित अंक के प्रति एक एक विषुल का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इनमें से एक एक विषुल को ग्रहण कर ऊपरी विलयन के एक अंक के प्रति 2 प्रक्षेपों में देने पर अधस्थ विलयन मात्र अधमान जाकर एक अंक की हानि देखी जाती। इस विषुल के 2 प्रक्षेपों के साथ लाने की इच्छा करने पर एक अधिक दुगुनी सब जीव राशि जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाएगी तो सब जीव राशि के आधे में क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्जित करने पर एक अंक का कुछ कम चतुर्थ भाग आता है। क्या करना है? जगन्य स्थान का आश्रय करके द्वितीय अनंत भागवती स्थान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो जगन्य स्थान में 2 प्रक्षेप और 1 विषुल जोड़ेंगे तो द्वितीय अनंत भागवती स्थान। प्रथम अनंत भागवती स्थान में क्या किया था? 1 प्रक्षेप और 1 विषुल मिलाया था, और यहाँ पर जगन्य स्थान में 2 प्रक्षेप 4096 गुना 2 1892 मिलाएंगे और 1 प्रक्षेप विषुल जोड़ देखो, यहाँ पर आप करके देखो बराबर आता है 73,940। अब इसी को यहाँ पर एक भाग के द्वारा इस वृद्धि का प्रमाण लाना है। क्या कर रहे हैं वो समझ में आ जाए तो फिर एकदम सरल हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकालेंगे? ये जगन्य स्थान से कितनी वृद्धि हुई है उसका एक साथ भागाकार निकालने के लिए ये विलयन और देवकम से करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रक्षेपों को और 1 विषुल को विलयन करके निकालते हैं। तो यहाँ
दो प्रक्षेपों को लाने के लिए विरलन कितना करना पड़ेगा? जीव राशि का विरलन करके जगह स्थान को दिया तो एक प्रक्षेप आ गया। अब यहाँ एक साथ दो प्रक्षेप निकालना है विरलन का, तो विरलन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सब जीव राशि के विरलन यहाँ पर, अब यहाँ पर तो याद रखना पड़ेगा ऊपरी विरलन और आधस्तर विरलन। आज दिन तो वही काम करना है, कितना विरलन करना, कितना ये करना। ऊपरी विरलन, हाँ, जीव राशि बटे 2 मतलब 16/2 कितना है? 8। मैं 8 का विरलन किया और इसको समखंड करके देगा। दे राशि क्या है? जगह स्थान में 65,536। तो लगभग एक विरलन पर क्या आएगा? 4,000 से गुना आएगा 8,100, मतलब 2 प्रक्षेप आएंगे 8,192। इस प्रकार 8 विरलन पर उतना आएगा। अब वापस क्या करना है? विषुण को लाना है, एक विषुण को लाना है। अब जो ऊपरी विरलन पर स्थित राशि है ना, वो आधस्तर विरलन की देय राशि हो जाती है। तो वहां पर एक विषुण को लाना है, तो विरलन कितना करना पड़ेगा? आधस्तर विरलन। अब यहाँ पर ये दुगुनी संख्या है ना, इसलिए दुगुना विरलन करना पड़ेगा। पहले अपन ने जीव राशि पर एक ही प्रक्षेप को समभाग करके दिया तो एक विषुण आया। अब यहाँ पर ऊपरी विरलन पर देय राशि क्या है? दुगुनी प्रक्षेप है, इसलिए लगभग तो उतना ही लाना है, तो भागा क्या करना पड़ेगा? वहां पर दुगुना करना पड़ेगा। तो आधस्तर विरलन राशि क्या होगी? जीव राशि गुना 2, जीव राशि गुना 2 मतलब 16 गुना 2 32 हो जाएगा। 32 का विरलन किया और इस ऊपरी विरलन पर स्थित राशि को समखंड करके दिया, तो एक ऊपर 8 है विरलन, ऊपरी विरलन और नीचे का विरलन 32 है आधस्तर विरलन। तो इस पर इस ऊपरी विरलन अंक पर स्थित राशि को समखंड करके दिया तो एक एक विषुण का प्रमाण है। और ये ऊपरी विरलन पर स्थित राशि और आधस्तर विरलन पर स्थित राशि, इन दोनों को मिला करके जो प्रमाण आएगा अब उसका एक भाग लगाएंगे, एक भाग आने वाला उसको लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? त्रय राशि करेंगे। मतलब यहाँ पर पैसे का पास 36 में कितना वृद्धि का प्रमाण है? 8,192। तो इसको एक भाग 8,192 और 256 इतना वृद्धि का प्रमाण है, मतलब कितना है वहाँ? 8,448 6 और 2 8 और 5 14 1 इतना वृद्धि का प्रमाण है। इस वृद्धि को प्रमाण इस वृद्धि का प्रमाण एक भाग हर के द्वारा लाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? त्रय राशि करना। अपन पहले भी करते थे खुद बार के साथ, वही अभी करेंगे। तो दो प्रक्षेप और एक विषुण, इनका प्रमाण एक के भागाकार के द्वारा लाते हैं। तो लाने के लिए इसको पद्धति करेंगे। आधस्तर पढ़े, जो आधस्तर विरलन और अधिक एक प्रमाण राशि, आधस्तर विरलन और एक स्थान जाने पर भाग में एक अंक की हानि होती है, एक की हानि। तो ऊपरी विरलन में कितनी हानि होगी? ऊपरी विरलन पर कितनी हानि? तो आधस्तर विरलन कितना है यहाँ पर? 32 है, उसमें एक अधिक किया तो कितना है? 33 को, मतलब यार 256 256 256 ऐसे 33 करेंगे तो यहाँ 8
और ऊपरी विकलन कितना है 8 है, तो इसमें कितनी हानि होगी? तो हानि रूप अंक भागाकार में जितना कम करना है उसका प्रमाण आएगा। ऊपरी विकलन में कितना कम करेंगे तो आएगा, मतलब यहाँ पर 65,536 में 8 का भाग दिया तो 8,192 है। अभी 65,536 में कितने का भाग देंगे तो 8,448 है। ऐसा नहीं करना, दोनों को इन दोनों विकलनों के अंकों को एक भागाकार के द्वारा लाना। तो इसलिए ऐसा त्रैराशिक करते हैं कि 33 स्थान जाने पर एक कम हो जाता है। 33 होते समझो, तो 33 अंक जाने पर विकलन में से एक कम हो जाता है, भागाकार में से एक कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना विकलन है 8 ही है, इसलिए एक पूरा अंक कम नहीं होगा। 33 के आगे होता समझो तो वहाँ पर एक अंक कम होता है, लेकिन यहाँ पर विकलन 8 है तो 8/33 मतलब एक का चौथे भाग से कुछ कम आएगा। या 32 होता तो बराबर 1/4 आता है ना, चौथा भाग आता है, लेकिन यहाँ पर 32 से आगे है, इसलिए चौथे भाग से कुछ कम लगता है। क्या कर लेते हैं प्रमाण से परिवर्तित इच्छा को परिवर्तित करने पर एक अंक का कुछ कम चतुर्थ भाग आता है। पूरा 32 होता तो चतुर्थ भाग आता है, लेकिन वहाँ पर 33 है तो कुछ कम चतुर्थ भाग आता है। वह कितना कम है? चतुर्थ भाग होने के लिए कितना कम है? वह 1/8 भाग से कम है। अब यहाँ आगे और निकालते हैं, ये कितना आता है यहाँ पर? ऐसा ही रखते हैं, ऐसा ही रखते हैं इसको। इसको कहेंगे हानि रूप अंक। ये क्या हुए? हानि मतलब भागाकार में अगर अपने प्रक्षेप निकाला था तो भागाकार में जोड़ देते, अधिक कम लब्ध लाने के लिए भागाकार बढ़ाते हैं और ज्यादा लब्ध लाने के लिए भागाकार को घटाते हैं। तो यहाँ पर ऊपरी विकलन 8 है, उसमें से हानि रूप अंक को माइनस करेंगे 8/33, तो क्या आएगा 8/33 -8/33, तो खाली 33 का ऐसा है। तो यहाँ पर 8 गुना 32 हो जाएगा, तो ये 8 कम हो गया तो उनका में 1 कम हो गया। 32 आते 256/33। ये क्या निकला? भागाकार का प्रमाण। मतलब दोनों विकलनों पर स्थित राशि को लाने के लिए ये भागाकार हो गया। अब जगह स्थान को इस भागाकार से भाग देंगे तो यहाँ पर वृद्धि का प्रमाण आता है। जगह स्थान का प्रमाण कितना है? 6536 भागिले 256/33, 6536 गुना 33/256, 256 को 36 में भाग देंगे तो 256 आएगा। 256 गुना 33 8,448 आता है। तो वृद्धि का प्रमाण है इतना। जगह स्थान में बढ़ाएंगे, इस वृद्धि के प्रमाण को जगह स्थान में बढ़ाएंगे तो द्वितीय अनंत भाग वृद्धि स्थान आता है। द्वितीय अनंत भाग वृद्धि स्थान आता है तो उसको निकालें 73,984। 3536 में 8,448 मिलाएंगे तो 73,984 आता है। वो एक विशुद्ध को लाना है ना, एक विशुद्ध का प्रमाण लाना है और उसको ऊपरी विकलन पर स्थित राशि को समखंड करके देना है, तो उससे एक विशुद्ध लाना है तो भागाकार को गुना करना है। हाँ, एक विशुद्ध लाना है और भाज्य राशि 2 गुनी हो गई, तो इसलिए भागाकार को 2 गुना हो गया। हाँ, ये अभी निकाला वही पढ़ते हैं यहाँ पर। अब एक अंक के कुछ कम इस चतुर्थ भाग को सब जीव राशि के अर्धभाग प्रमाण विकलन में से कम कर देने पर शेष कुछ कम सब जीव राशि का अर्धभाग भागाकार होता है। इसका जगह
भाग देने पर एक विषुव सहित दो प्रक्षेप आते हैं। इनको जगन्य स्थान के ऊपर मिलाने पर द्वितीय अनंत भाग स्थान होता है। शेष कुछ कम सजीव राशि का अर्ध भागाकार होता है। 256/33 का भाग देंगे तो कितना आएगा वहाँ पर? कुछ कम सजीव राशि का 8 आएगा ना, जीव राशि का आधा। 32 का भाग देंगे तो बराबर 8 आएगा, लेकिन यहाँ 33 का भाग देना है तो कुछ कम 8 आएगा। 7 अब तृतीय अनंत। अब एक पद्धति ऐसी है, आगे समझना सरल हो जाएगा। तो जगन्य स्थान का आश्रय करके द्वितीय अनंत भागवती स्थान निकाला, ऐसे तृतीय अनंत भागवती स्थान निकालेंगे। काय 8 गुणा 33 माइनस 8 आहे। हां थोडं जे तुम्ही लिहिलं आहे 8 तो यहाँ पर सम संख्या है, यहाँ 8 और यहाँ 8 ये, तो यहाँ समान संख्या निकालते हैं। 8 समान संख्या निकालते हैं और इस 8 की जगह यहाँ पर 1 गुणित है, उसको घटा के 32। जब यहाँ पर 8 गुणा 33 करके 8 घटाएंगे तो कितना ही रह जाएगा? ये 8 समान है ना यहाँ पर। मैंने गणित की एक पद्धति है, 8 गुणा 33 करके आप 8 घटाएंगे तो वही लब्ध 8 गुणा 32 करके भी आएगा, क्योंकि 8 गुणा ये समान 8 समान है ना। हाँ, तो इसलिए इस गुणकार में से एक कम हो जाएगा। ऐसा वो गणित की पद्धति है। कैसे समझना? कॉमन काढायचं ही पद्धत असते। आता पहिले असते तर एक अधिक होणार, त्या समजा +8 होता तो 8 गुणा 24 हो जाता। समझो या 8 गुणा 2 होता तो 2 गुणकार कम होता। ऐसे मतलब समान संख्या निकालते हैं। क्या समझना? 8 गुणा 1 है, तो यहाँ कॉमन संख्या निकाल करके ये 8 और ये 8 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ बाहर निकालना इसको, और इस 33 गुणकार में से 1 गुणकार कम हो गया तो कितना हो गया? 32 हो गया। हाँ, तो उसमें वहाँ पर पहले 33 माइनस 1 होगा तो उसका होता है तो 8 गुणा 32। अब तृतीय अनंत भाग स्थान की कल्पना करते वह इस प्रकार है। द्वितीय स्थान में से एक विषुव और दो प्रक्षेपों को कम करने पर जगन्य स्थान होता है। उसमें सब जीव राशि का भाग देने पर एक प्रक्षेप आता है। इसको प्रतिस्थापित करके उसी सब जीव राशि का दो प्रक्षेपों में भाग देने पर 2 पिशुल आते हैं। फिर इन दोनों ही पिशुलों को पूर्व प्रक्षेप के पास स्थापित कर फिर से उसी भागाहार का एक पिशुल में भाग देने पर एक पिशुला पिशुल आता है। पुनः एक प्रक्षेप 2 पिशुल और एक पिशुला पिशुल को ग्रहण कर द्वितीय वृत्ति स्थान को प्रतिराशि करके मिलाने पर तृतीय वृत्ति स्थान होता है। यह तृतीय वृत्ति स्थान जगन्य स्थान की अपेक्षा 3 प्रक्षेपों 3 पिशुलों और एक पिशुला पिशुल से अधिक होता है। पहले द्वितीय अनंत भागवती स्थान से तृतीय अनंत भागवती स्थान निकालते हैं। तो द्वितीय अनंत भागवती स्थान का प्रमाण कितना है सर? 73,984। अब इसमें क्या मिलाएंगे तो तृतीय अनंत भागवती स्थान आएगा, तो सब जगह प्रक्षेप तो एक बढ़ाते जाएंगे और विषुल और बढ़ेगा। तो एक प्रक्षेप और 2 विषुल और एक पिशुला पिशुल,
मिलाएंगे तो तृतीय अनंत भावुति स्थान आता है। तो यहाँ एक प्रक्षेप का प्रमाण क्या है, कैसे आता है? तो जगत स्थान को एक बार जीव राशि का भाग देते हैं तो प्रक्षेप का प्रमाण आता है 4096। फिर इस सकल प्रक्षेप को पुनः जीव राशि का भाग देते हैं। अब यह दो प्रक्षेप एक साथ, दो विषुव एक साथ लाए हैं, है ना? दो प्रक्षेप को एक कर लेना, दो प्रक्षेप और संपूर्ण जीव राशि, तो दो विषुव लाने, क्योंकि दो विषुव लाना है इसलिए यहाँ पर दो विषुव। 16 का भाग देता है कितना है? 512, 256 होगा, 256 आएगा, 256 प्लस 256 आएगा। और फिर एक विषुव को जीव राशि का भाग देंगे तो एक विषुव आता है 256, एक विषुव मतलब 256, उसको जीव राशि का भाग दिया तो एक विषुव है 16 है। एक प्रक्षेप का प्रमाण हो गया और ये दो प्रक्षेप, दो विषुवली है तो विषुवली का प्रमाण क्या है? 256 है, एक विषुव और एक विषुव। तो यहाँ पर द्वितीय अनंत भावुति स्थान में एक प्रक्षेप मतलब 4096, दो विषुव मतलब 512 और एक विषुव मतलब विषुव 16, इतना मिलाएंगे तो तृतीय अनंत भावुति स्थान आएगा। यहाँ पर 4 और 6 10 और 8 18, इसका मतलब 1 और 1 2 3 3 और 9 12 12 और 8 20, 2 और 5 7 7 और 9 16, 1 4 तृतीय अनंत भावुति स्थान का प्रमाण आता है। मतलब द्वितीय अनंत भावुति में इतने प्रक्षेप विषुव और विषुव मिलाएंगे तो तृतीय अनंत भावुति स्थान आएगा। अब जगन स्थान का आश्रय करके तृतीय अनंत भावुति स्थान निकालते हैं। तो वैसे 536 में कितना मिलाएंगे तब ये तृतीय अनंत भावुति स्थान आएगा। तो यहाँ पर प्रक्षेप कितने मिलाएंगे ये अगले प्रमाण जगन्य स्थान प्लस 3 प्रक्षेप, क्योंकि जितने बार स्थान है उतने प्रक्षेप मिलते हैं। ये यहाँ पर वो फॉर्मूला बताएंगे आपको। प्रक्षेप कितने होते हैं जगन्य स्थान से उस स्थान में, तो जितने बार वो स्थान होगा उतने प्रक्षेप, फिर उसमें एक कम करके एक बार संतुलन करते हैं, एक कम करते हैं। हाँ, तीसरा स्थान है तो एक कम किया तो 2 गुना 3 और 1/2, तो कितने विषुव होंगे? 3 विषुव आएंगे, बराबर है? 3 विषुव और पिछला विषुव यहाँ पर एक प्रारंभ हुआ है तो एक ही होता है वहाँ पर उसका जो ये है पद्धति, तो 2 कम बच्चे का 2 बार संतुलन, तो विषुव का प्रमाण आता है, पिछला विषुव का। फिर तीसरे जो आएगा वहाँ पर चूर्णी वगैरह जो भी नाम देंगे आप अलग अलग, तो 3 कम बच्चे का 3 बार संतुलन करेंगे, फिर 4 कम बच्चे का 4 बार संतुलन करेंगे, ऐसा आगे आगे आता है। यहाँ पर इतना तो अपना पड़ेगा नहीं, इतना छोटा करेंगे। तो जगन्य स्थान 65,536, 3 प्रक्षेप का प्रमाण 4096 गुना 3 मतलब
जाते हैं इधर एक हम लिखते हो जल्दी 256 256 768 और 16 इन तीनों को मिलाएंगे 4 तो 6 और 6 12 और 8 16 28 2 और 3 6 9 और 8 17 20 2 2 7 9 और 11 और 5 16 1 8 और 7 तो जगह स्थान में से निकालना है इसको परम चल रहे हैं ना यहाँ पर जगह स्थान से अगर तृतीय अनंत भाग बुद्धि स्थान निकालना तो उसमें कितने प्रक्षेप और पिछला विषय छोड़ना पड़ेगा वो निकालना। अब यहाँ पर सब त्रैराशिक करेंगे ये वृद्धि का प्रमाण है जगह स्थान से अधिक तो इस वृद्धि को भी एक भाग से लाएंगे यहाँ पर भी अलग अलग है तो एक ही भाग जगह स्थान को कितने का भाग देंगे तो वृद्धि का प्रमाण आता है हम उसको करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक विषुण वगैरह इसका कुछ अर्थ नहीं है वो एक नाम दिया हुआ है तो उस भाग का भाग यह इतना देना है। अब इनकी जगह स्थान से लाने की विधि कहते हैं वह इस प्रकार सजीव राशि के तृतीय भाग का विवरण कर जगन्य स्थान को समखंड करके देने पर विरलित अंक के प्रति 3 प्रक्षेपों का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इस विरलन के नीचे सजीव राशि का विरलन कर ऊपरी विरलन राशि के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक अंक के प्रति 3 पिछलों का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इस विरलन के नीचे तिगुनी सजीव राशि का विरलन कर मध्य विरलन के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को ग्रहण कर समखंड करके देने पर एक अंक के प्रति एक पिछला विषय का प्रमाण प्राप्त होता है। अब एक अधिक तिगुनी सजीव राशि जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो सजीव राशि प्रमाण मध्यम विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलभूत इच्छा को अपवर्तित करने पर एक अंक का कुछ कम एक तृतीय भाग आता है जिसको सजीव राशियों में से कम करके जो शेष रहे उससे एक अधिक जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो ऊपरी विरलन में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलभूत इच्छा को अपवर्तित करने पर एक अंक का अनंतवें भाग से ही तृतीय भाग आता है। इसको सजीव राशि के तृतीय भाग में से कम करके शेष का जगन्य स्थान में भाग देने पर 3 प्रक्षेप 3 पिशुल और 1 पिशुला पिशुल आता है। अब इसे जगन्य स्थान को प्रतिराशि कर उसमें मिला देने पर तृतीय वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है। इस बीज पद से असंख्यात वृद्धि के अधस्तन पूर्वोंक स्थान तक अंग के असंख्यात में भाग मात्र पूर्वोंक स्थानों की पृथक पृथक प्रयोजना करनी चाहिए। समझ में आया होगा? पहले जैसा ही करना है तीनों का जो प्रमाण है इसको एक ही भाग के द्वारा जगह स्थान में भाग देकर के निकालते हैं। तो निकालने के लिए क्या है 3 विरलन करेंगे पहले तो यहाँ पर पहले ऊपरी विरलन प्रक्षेप का प्रमाण निकालने के लिए तो यहाँ एक साथ कितने प्रक्षेप निकालना है 30 प्रक्षेप निकालना है। तो भागांक कितना होगा तीसरा भाग होगा ना। जगन्य स्थान में जीव राशि का भाग देते हैं तो 1 प्रक्षेप आता है। 3 प्रक्षेप एक साथ लाना है तो भागांक को क्या करना पड़ेगा 3 गुना कम
मतलब 16/3 मतलब 5.1/3 ऊपरी मीटर आएगा। फिर यहाँ देय राशि क्या होगी? जगत स्थान जो है 65,536 इसको समखंड करके देंगे, मतलब इसमें 5 का भाग देकर तो 3 1/3 तो 65,536 को यहाँ समखंड करके देंगे तो एक पर 3 प्रक्षेप आएंगे तो 12,288 12,288 12,288 और शेष कितना रहेगा? 4,096 1/3 के ऊपर क्या आएगा? 1 पर 12,288 आएगा तो 1/3 पर कितना आएगा? ऐसा प्रकार करेंगे तो यहाँ दे बचाएंगे 4,096 ये ऊपरी विवरण हो गया। अब 3 पिशुल लाना है तो उसके लिए मध्यम विवरण क्या होगा? अब ये ऊपरी विवरण पर शुद्ध राशि क्या होती है? नीचे देय राशि होती है, इसी को समखंड करके देंगे तो नीचे का लब्धा आना चाहिए तो वैसा भाग आ जाएगा आपको, मतलब विवरण लेना तो मध्यम विवरण क्या होगा? जीव राशि एक सकल प्रक्षेप में अपन जीव राशि का भाग देते तो एक पिशुल आता है। अब यार 3 प्रक्षेप है और 3 पिशुल आना है तो वही भागा होगा क्योंकि भाज्य राशि भी तिगुनी हो गई तो भागा राशि मतलब तिगुना प्रमाण लाने तो उतनी रहेगी, इसलिए यहाँ पर मध्यम विवरण क्या है? संपूर्ण जीव राशि। इसको इसका विवरण करके एक पूरे 16 बार ऐसे समझो। के ऊपरी विवरण पर शुद्ध राशि को समखंड करके देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 12,288 में 16 का भाग देंगे तो कितना लग जाएगा? 768 आएगा। 16 सबके हो जाएगा 768 मतलब 256 3 बार 256 प्रोपिशुल का प्रमाण है और वो 3 पिशुल आते हैं तो 768 होगा। अब क्या लाना है? एक पिशुल लाना है तो आधस्थानी विवरण मतलब नीचे का विवरण। अब यार 3 पिशुल है और उसमें से अपने को एक ही पिशुल लाना है तो क्या करना पड़ेगा? भागाकार भाज्य राशि त्रिगुणी है इसलिए भागाकार त्रिगुना करना पड़ेगा, वैसे तो उतना ही लाना है इसलिए तो इसलिए जीव राशि गुना 3 एक विवरण होगा मतलब 16/3 मतलब 48 तो 48 का विवरण करो और इस ऊपरी विवरण पर शुद्ध राशि को समखंड करके दे दो तो 768 को 48 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा 16 माने एक पिशुल का प्रमाण हो गया है। अब यहाँ पर एक तीनों को बढ़ाते जगत स्थान में तो तीसरा अनंत वाक्य स्थान आता है, लेकिन अब ये तीनों वृत्तियों का प्रमाण अपने को एक भाग करके द्वारा लाना है। कितने का भाग देंगे जगत स्थान में तो वृत्ति का प्रमाण निकलेगा, ऐसा निकालना है। तो पहले इन दोनों का करेंगे फिर जो लग जाएगा वो नीचे का हो जाएगा, विवरण नीचे का भाग होगा और फिर ये विवरण इन दोनों के साथ निकालेंगे। तो यहाँ पर आधस्थान विवरण कितना है? 48 है और ऊपरी विवरण ये मध्य विवरण है, इसकी अपेक्षा से ऊपरी विवरण हुआ तो त्रैराशि करो। यहाँ पर आधस्थान विवरण आदि एक राशि जाने को एक की हानि होती है भागाकार में तो यहाँ आधस्थान विवरण कितना है? 48 है। 48 अधिक 1 बराबर 49 स्थान जाने पर एक की हानि होती है मतलब ये जो भागाकार है ऊपर का इसमें एक कम हो जाता है 16 में तो यहाँ ऊपरी विवरण कितना है? 16 मतलब जीव राशि है तो उसमें कितना कम होगा ये प्रमाण निकालना कितने हानि होगी तो यहाँ 16/49 ये हानि का प्रमाण हो गया। अब इस हानि को या जो मध्यम विवरण है इसमें से घटाएंगे, मध्यम विवरण या ऊपरी विवरण हो गया तो मतलब 12,288
मतलब अभी क्या तो वैसे ही समान समान निकालेंगे 16 16 और 49 में एक कम गुणा करेंगे तो गुणा कितना होगा 48 बटे 49 कितना आएगा ए 16 में 48 मतलब 768 बटे 49 ये क्या हो गया मध्यम विकलन और अधस्तन विकलन इन दोनों राशियों को एक भागाकार लाने के रास्ते भागाकार हो गया तो उसको जगह इसमें ऊपरी विकलन पर स्थित राशि में भाग देंगे 12288 में भागिले 768 बटे 49 देंगे तो कितना लग जाएगा यहाँ पर 12288 गुणा 49 बटे 768 768 का भाग देंगे तो कितना आता है 16 आता है और 16 गुणा 49 बराबर कितना आएगा 784 16 में 48 बराबर 768 आता है एक बढ़ गया तो 16 बढ़ जाएंगे 784 मतलब मध्यम विकलन और अधस्तन विकलन इन दोनों राशियों को लाने का वो एक भाग है अब यह जो भाग आ रहा है वो अधस्तन भाग हो गया कौन सा 768 बटे 49 ये अधस्तन भाग आ रहा है अब अपने को तीनों पर स्थित राशि को एक भाग के द्वारा लाना है सात सौ 68 बटे 49 अधस्तन विकलन हो गया और ऊपरी विकलन क्या है यहाँ पर जीव राशि का तीसरा भाग है तो 768 बटे 49 अधिक 1 कितना है 768 में 49 मिला 817 बटे 49 क्योंकि एक मतलब क्या है ये जो भागाकार का प्रमाण है उतना ही मिला तो एक अधिक होता है क्योंकि अपन समुचित करने के लिए क्या करेंगे 49 का गुणा करेंगे और 49 का भाग देंगे तो 49 के साथ 67 में मिलाएंगे तो वहाँ प्रमाण आता है तो इतने स्थान जाने पर एक की हानि होती है तो ऊपरी विकलन कितना है 16/3 इसमें कितनी हानि होगी तो हानि रूप अंक आएगा और उस हानि अंक को ऊपरी विकलन में माइनस करेंगे तो विभजित भागा होता है तो 16/3 भागिले 817 बटे 49 इसको उल्टा गुणा करेंगे 16 में नहीं 49 3 गुणे 817 कितना हुआ 784 कितना है 97 नहीं 7 तरीका 21 क्या लिखना है यहाँ पर हानि रूप अंक लिखना मतलब इतना ऊपरी विकलन में कम करना है तो भागाकार का प्रमाण आता है तो ऊपरी विकलन कितना है 16/3 है इसमें माइनस 784 भागिले 2751 करेंगे तो यहाँ समुच्चय करने के लिए क्या करना पड़ेगा 16 में यहाँ 3 में आया 2451 तो यहाँ 817 का गुणा करना पड़ेगा 817 गुणे 3 मतलब 2451 आया है इसलिए ऊपर नीचे 817 से गुणा करेंगे 3 गुणा 817 माइनस 784 तो कितना आया इसका गुना करके हो गया 13,072 माइनस 784 बटे 2,451 फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 12,288 आता है बटे 4,451
तो ये क्या हो गया, भागाकार हो गया, भागाकार। ये कितना हो गया, 3 से 4 सही भाग देंगे। अभी जगह स्थान में इस भागाकार का भाग देंगे तो वृद्धि का प्रमाण आता है। मतलब तीनों वृद्धियां एक साथ आएगी। 65,536 जगह स्थान में मतलब विवक्षित भाग है 12,288 बटे 2,451 65,536 गुना 2,451 बटे 12,288 12,288 का इसमें भाग देंगे तो इसमें 236 तो कितना आता है ना 16 बटे 3 करून या 16 बटे 3 करून ते 3 ने 817 16 गुणिले 817 होते वो सब की किया 16 कोटी 6 लाख हे सगळे 16,28,736 आना है और उसको 12,288 से भाग दिया तो कितना है यहाँ पर 13,072 याचा भाग जात नाही 12,288 चा भाग जात नाही म्हणून ते गुणाकार करून केले काय म्हणतात 12,288 ने 65,300 16 भागिले 3 येते आणि ते 3 ने 2451 भागिले पहिले भाग 16 टाकायचा पहिले तीन भागाचं 16 म्हणजे बरोबर उत्तर म्हणजे एवढं सगळं करावं लागतं 16 बटे 3 ने भाग आणि त्या 3चं 2451 ला भागाकार केला 817 येते 16 गुणिले 817 तो कितना है 13,072 क्या आया वृद्धि का प्रमाण से इतना 65,536 में अपन मिला देंगे 65,536 प्लस 13,072 तो 8 10 1 6 7,608 क्या आया था एक तृतीय अंतर भाग वृद्धि स्थान आया जो अपन यहाँ पे निकाला था वही यहाँ पर क्या नहीं कर रहे हैं वहाँ उस वृद्धि का प्रमाण एक भागाकार के द्वारा लाने के लिए जगह स्थान में कितनी वृद्धि होकर के आगे का स्थान आता है वो निकालने के लिए यहाँ पर एक विकर्ण दे सकते हैं मतलब यहाँ पे एक प्रक्षेप विश्लेषण वगैरह जो प्रमाण है वो एक ही भागाकार के द्वारा निकालते हैं कांडक प्रमाण अथवा जाकर स्थित अब कांडक प्रमाण अथवा जाकर स्थित अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान के भागाकार की कल्पना करते हैं वह इस प्रकार है उसमें एक कांडक प्रमाण प्रक्षेप है क्योंकि एक को आदि लेकर उत्तर उत्तर एक अधिक क्रम से प्रक्षेप की वृद्धि देखी जाती है एक कम कांडक के संकलन प्रमाण शून्य क्योंकि प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान को छोड़कर आगे संकलन के आकार से किशोरों की वृद्धि देखी जाती है दो कम कांडक के 2 बार संकलन प्रमाण किशोरा किशोर है क्योंकि तृतीय अनंत भाग वृद्धि स्थान से लेकर आगे 2 बार संकलन स्वरूप से किशोरा किशोरों की वृद्धि देखी जाती है 3 कांडक के 3 कम कांडक के कम शब्द लेते 3 कम कांडक के 3 बार संकलन प्रमाण चूर्णिका है क्योंकि चतुर्थ स्थान से लेकर 3 बार संकलन के क्रम से चूर्णिका
वृद्धि देखी जाती है। इस कांडक दक्षक एक को आदि लेकर एक आदि क्रम से ही होता हुआ एक शेष रहने तक आता जाता है। दक्षिण एक आदि क्रम से पिशुल संकलन स्वरूप से पिशुला पिशुल द्वितीय बार संकलन स्वरूप से चूर्णिकाय 3 बार संकलन स्वरूप से चूर्णा चूर्णिकाय चतुर्थ बार संकलन स्वरूप से भिन्न पंचम बार संकलन स्वरूप से तथा भिन्ना भिन्न छठे बार संकलन स्वरूप से जाते हैं। इसी प्रकार छिन्न छिन्ना छिन्न त्रुटि त्रुटिता त्रुटि दलित और दलिता दलित आदि को भी ले जाना चाहिए। इनके ऐसा नाम दिया जो कांड में सब जगह छोटे छोटे नाम दिया है, उन्होंने अलग अलग नाम दिया। मतलब पहले क्या किया, पिशुल के हमने बड़ा टुकड़ा किया, फिर उसका और थोड़ा छोटा किया, पिशुला पिशुल हो गया, फिर उसका और छोटा किया तो चुटली हो गया। उसका और मतलब उसको भाग देते गए ना, सब जो राशि का भाग देते देते गए तो छोटा छोटा प्रमाण आता गया। इसलिए छिन्न छिन्न हो गया, टुटित टुटित हो गया, फिर दलित दलित हो गया। मैं ये सब पिसने के नाम है सबके। तो यहाँ इसलिए हमने कहा कि ज्ञान मार्गना पढ़ के आना, जिन्होंने ज्ञान मार्गना पढ़े हो गया तो शास्त्रामृति का प्रकरण पूरा समझ में आया होगा, तो एकदम सरल है ये विषय। हाँ, वो तो छोटे छोटे नाम है, लेकिन किस प्रकार निकालना, किस प्रकार बुद्धि करना, ये सब तरीका जो है वही है तरीका में कोई अंतर नहीं है। नाम केवल वो वहाँ पर सब छोटी छोटी बात है। तो ये आपको बताया था ना अपन ने कि कैसे किस प्रकार से वो प्रक्षेप पिशुल पिशुला पिशुल पढ़ते जाते हैं। तो पहले जितना वगच्छ हो, यहाँ पर क्या निकाला है अभी, कांडक प्रमाण अधवान जाकर अंतिम अनंत भाग बुद्धि स्थान आएगा। कांडक प्रमाण मतलब शिक्षा कुल के आसंख्यात्मक भाग प्रमाण अनंत भाग बुद्धि स्थान जाएंगे। तो सबसे लास्ट जो अनंत भाग बुद्धि का स्थान आएगा पहले कांडक का, तो उसमें कितने प्रक्षेप आएंगे, कितने पिशुल आएंगे, उसका प्रमाण बताते हैं। तो उसमें कितने प्रक्षेप आएंगे, अंतिम अनंत भाग बुद्धि है तो जितना कांडक का प्रमाण उतने प्रक्षेप आएंगे, जो शिक्षा कुल के आसंख्यात्मक भाग प्रमाण प्रक्षेप आएंगे। चूर्णे कितने पिशुल कितने आएंगे वहां पर, वहां से एक बार संकलन चालू है पिशुल से, वहां पर प्रक्षेप नाम दिया है या दूसरी बार से उन्होंने पिशुल नाम दिया। तो उसमें एक कम बच्चेगा एक बार संकलन, यानी कांडक में क्या करना है, एक कम करना, सूचन को क्या कहते हैं भाग में एक कम करना और उसका एक बार संकलन करना। एक बार संकलन करना मतलब वह संख्या जिसका संकलन था वह संख्या और उसके आगे की संख्या उनका परस्पर गुणा करना और नीचे 1 और 2 का परस्पर गुणा करके भाग देना। एक बार संकलन आता है। फिर 2 कम बच्चे का 2 बार संकलन मात्रा आगे की पिशुला पिशुला है। तो क्या करेंगे, बच्चे में से 2 कम करेंगे और उसका 2 बार संकलन करेंगे, मतलब उस अंक को और उसके आगे 2 अंकों को रखेंगे और उसका परस्पर गुणा करेंगे। 7 का 2 बार संकलन कहाँ ऐसा कहा तो 7 गुना 8 गुना 9 करेंगे और उसके भाग क्या देंगे, 1 गुना 2 गुना 3 से भाग देंगे। तो 2 बार संकलन की संख्या आती है। इस प्रकार आगे आगे एक एक संकलन बढ़ता जाता है, तो एक एक संख्या आगे करते जाएंगे और बार में एक एक बढ़ाते जाएंगे। जो कांडक प्रमाण अनंत अंतिम भाग बुद्धि स्थान आया वहां पर कांडक प्रमाण प्रक्षेप आएंगे, एक कम कांडक के 1 बार संकलन प्रमाण पिशुल आएंगे, 2 कम कांडक के 2 बार संकलन प्रमाण पिशुला पिशुल। यहाँ पर अपना कांडक कितना लिया है अपने प्रमाण अंत संतुष्टि से 4, कांडक का प्रमाण 4 लिया है, उसी को लेकर के अपन आगे तक चलते हैं। तो 4 है तो अभी तृतीय अनंत भाग बुद्धि स्थान तक तो अपन आएंगे। अब इसके आगे क्या है अपने को, वहाँ वास्तविक गणित में तो बहुत सारे बीच में असंख्या रहेंगे, यहाँ तो अगले अपने अनंत भाग बुद्धि है वही कांडक की अंतिम अनंत भाग बुद्धि होगी। तो एक इनके लाने का सूत्र आगे बताए हैं। संकलन कैसे लाना बताया है।
एक अधिक होकर पद प्रमाण वृद्धिगत गच्छतो पद प्रमाण वृद्धि को प्राप्त हुए एक आदि अंकों से विभाजित करने पर संपात फल अर्थात एक संयोगी अंकों का प्रमाण आता है। इनको परस्पर गुणित करने से सन्निपात फल अर्थात द्विसंयोगी आदि अंक आते हैं। इसमें वास्तव में क्या है, एक संयोग दो संयोग का कुछ ये नहीं है, संयोगी भंग निकालना नहीं है, लेकिन जो प्रक्षेप की शुल्क को निकालने की भी पद्धति है, इसलिए उन्होंने वो दिया है वहाँ पर। मुझे ऐसा संयोगी भंग निकालना नहीं है। अक्षर है उसको क्या करना, उल्टे क्रम से रख दीजिए, जैसे किया तो चलता है ऐसे और यहाँ नीचे उल्टे क्रम से चलते। तो यहाँ पंच संयोगी पहले एक संयोगी भंग कितने होंगे, तो 5 को 1 का भाग देंगे, तो कितना आएगा, 5 आएगा। एक संयोगी भंग कितने होंगे, 5 होंगे। अब दूसरे संयोगी भंग निकालने पर इन दो संख्याओं का परस्पर गुणा करके इन दो संख्याओं का परस्पर गुणा करके भाग देंगे, तो द्वितीय संयोगी भंग निकलते हैं। 4 गुणा 5 जब 20 हो गया, 20 को 2 का भाग दिया तो 10 आ गया, तो द्विसंयोगी भंग कितने बनेंगे, 10। अब त्रिसंयोगी भंग निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुना 4 गुना 5 करेंगे, 3 गुना 2 गुना 1 का भाग देंगे, तो 3 3 गया, 2 दूनी 4 और 5 गुनी 10, वो भी कितने हो गए, 10। द्विसंयोगी भंग 10, त्रिसंयोगी भंग 10। अब चतुर्संयोगी भंग निकालने के लिए और एक अधिक दो अंकों का भाग गुणा करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, 5 है, क्योंकि 4 4 गया, 3 3 गया, 2 2 गया, तो कितना आया, 5। चतुर्संयोगी भंग 5 और पंचसंयोगी भंग 1 हो जाए, क्योंकि सब संख्याओं का अपवर्तन हो जाएगा, तो एक ही पंचसंयोगी भंग होते हैं। तो कुल कितने भंग हुए, 31 हुए। 5 के संयोगी भंग कितने होते हैं, 31। लेकिन यहाँ पर तो अपने को संयोगी भंग नहीं निकालना है, या तो संकलन बार निकालना है, तो संकलन बार निकालने के लिए भी क्या करेंगे, 4 का एक बार संकलन कहा है तो 4 गुना 5 करेंगे, 2 1 करेंगे। 3 का 2 बार संकलन कहा है तो एक पीछे पीछे की संख्या आ जाएगी, 3 गुना 4 गुना 5 और 3 गुना 2 गुना 1। फिर 4 का 4 बार संकलन कहाँ है, 2 का 4 बार संकलन कहाँ है, क्योंकि 4 कम करेंगे अच्छे में से तो 2 संख्या आएगी ना, इसलिए आगे ऐसा होगा। एक 3 बार संकलन, 3 बार संकलन करने पर जिस संख्या का कहा है उस संख्या को छोड़ करके आगे 3 अंक रखेंगे और उसका गुणा करेंगे परस्पर, नीचे ऊपरी 1 से लेकर के भागा करेंगे, तो इस प्रकार संकलन करने की एक पद्धति है। तो ये उसके लिए सूत्र दिया। अब आगे वो कैसे निकालना वो बता। अब इन सभी के जगन्य स्थान से लाने की विधि का कथन करते वह इस प्रकार कांडक प्रमाण अंतर्भाग वृद्धि स्थान दे राष्ट्रीय वृद्धि लाने तो कहाँ से लाना, जगन्य स्थान से लाना, जगन्य स्थान से उसमें कितना वृद्धि का प्रमाण आएगा वो बताते हैं। प्रथम कांडक से अपवर्तित सब जीव राशि का वर्णन करके जगन्य स्थान को संपूर्ण करके देने पर एक एक अंक के प्रति कांडक प्रमाण से प्राप्त होते हैं। फिर इस विवरण के नीचे एक कम कांडक के अर्ध भाग से अपवर्तित सब जीव राशि का विवरण कर ऊपरी विवरण के एक अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य को समखंड करके देने पर एक एक अंक के प्रति एक कम कांडक के संकलन प्रमाण विषय प्राप्त होते हैं। फिर इस
प्रक्षेपांशों के लाने की विधि कहते हैं। वह इस प्रकार एक अधिक तृतीय विलयन मात्रा का अनुमान जाकर यदि एक अंक की हानि पाई जाती है तो ऊपरी विवरण में वह कितनी पाई जाएगी। इस प्रकार प्रमाण से फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करने पर एक अंक के कुछ कम 2 तृतीय भाग आते हैं। उनको मध्यम विवरण में से कम कर एक अधिक करके उससे फलगुणित इच्छा को अपवर्तित करके प्राप्त हुए एक रूप के कुछ कम अर्ध भाग को ऊपरी विवरण में से कम कर देने पर जगन्य स्थान में भाग देने पर जो लब्ध हो उसे जगन्य स्थान को प्रतिराशि करके मिलाने पर चतुर अंक के नीचे का उर्वंक स्थान होता है। फिर उस स्थान को असंख्यात लोगों से अपवर्तित कर आगे का हो गया ना। फिर उस स्थान को असंख्यात लोगों से अपवर्तित कर प्रतिराशि को उसी में मिलाने पर असंख्यात भागों के स्थान होता है। यहाँ पर जगन्य स्थान से अनंत भाग कांडक प्रमाण अनंत भाग बुद्धि स्थान का जो अंतिम स्थान है उसको निकालना है। तो पहले ऊपरी विवरण पहला विवरण नववृद्धि का प्रमाण ऐसे बताया कि कांडक प्रमाण प्रक्षेप लाना है। उसमें कितने प्रक्षेप मिलेंगे? कांडक प्रमाण प्रक्षेप मिलेंगे। तो कांडक प्रमाण प्रक्षेप शब्द लाने के लिए विवरण कितना करना पड़ेगा? सर्व राशि को उसका भाग देंगे कांडक का। तो भाग का 2 प्रक्षेप लाना है तो जब राशि को 2 का भाग देते, 3 प्रक्षेप लाना है तो जब राशि को 3 का भाग देते। तो कांडक प्रमाण प्रक्षेप लाना है आपको तो कांडक का भाग देंगे। सब जीव राशि में कांडक का भाग देंगे। तो यह जीव राशि क्या है? 16 मानिए कांडक कितना है? 4। 16 का 4 का भाग दिया तो कितना लगता है? 4। मैं 4 का विवरण करेंगे ऊपरी विवरण और जगन्य स्थान को समखंड करके देंगे। जगन्य स्थान कितना है? 65,536 और उसका समखंड करके देंगे तो एक पर क्या आएगा? 16,384 मतलब 4 प्रक्षेप आ गए। 16,384 मतलब कांडक प्रमाण प्रक्षेप। वास्तविक भाषा में कहेंगे तो 4 लिखेंगे कांडक प्रमाण प्रक्षेप करेंगे। अब कितने प्रक्षेप हो गया? पिशुला पिशुल कितने हैं? एक कम कांडक के एक बार गच्छित प्रमाण, एक कम कांडक के एक बार संकलन प्रमाण। तो यह कांडक का प्रमाण कितना है? 4 है। उसमें एक कम करेंगे तो क्या होगा? 3 और 3 का एक बार संकलन करना है तो 3 गुना 4 अगले 1/2 तो कितने होंगे? 6 पिशुल होंगे। तो 6 पिशुलों को एक इस पर विवरण अंकों पर जो स्थित राशि है उसका ही समखंड करके दे करके उसको लाना है। उसका विवरण क्या होगा? वहां पर सर्वजीव राशि कांडक -1/2 मध्यम विवरण। ये दूसरा विवरण अपने दूसरा विवरण का प्रमाण क्या होगा? जीव राशि कांडक -1/2 तो जीव राशि 16 कांडक में 1 कम किया तो 3 आएगा। 3/2 16 गुना 2 हो जाएगा ना 32 होगा। 16 गुना 2 होगा और 3 का भाग देंगे तो 10 पूर्णांक मतलब 32 आएगा। 32/3 आएगा। 3 का भाग देंगे तो 10 पूर्णांक 2/3 आएगा। और इसका विवरण करके किसको देना है? इसको समखंड करके देना है। तो एक इस प्रकार 10 और 2/3
तो यहाँ एक एक के ऊपर क्या आएगा 10 का भाग देखिए यहाँ पर 32 का भाग लेकर के 6 पिछला आएंगे ना यहाँ पर 1536 आएंगे 256 एक पिछुल है और 6 पिछुल आते हैं तो 1536 आते हैं। तो एक एक अंक पर कितने आएंगे राशि 1536 तो ये मध्य विलयन और दूसरे विलयन पर स्थित राशि है तो ये क्या आ गए पिछुल आ गए ये प्रक्षेप हो गए इतने पिछुल है। अब तीसरा क्या है पिछुल कितने होते हैं 2 कम गच्छ का 2 बार संकलन 2 कम गच्छ 4 है अपना 2 कम किया तो कितना है 2 गुना 3 गुना 4 इसको 2 बार संकलन कहते हैं 1 गुना 2 गुना 3 तो कितना है यहाँ पर 4 आ गए 2 2 गए 3 3 गए 4 तो 4 पिछुल लाना है तो उसके लिए यहाँ पर विलयन क्या करना पड़ेगा सर्वजीव राशि गुणित कांडक माइनस 1 का संकलन। तीसरा विलयन जो है जीव राशि गुना कांडक माइनस 1 का संकलन एक बार संकलन भागिले 2 कांडक माइनस 2 का 2 बार संकलन। इतना विलयन करके ये मध्यम विलयन पर स्थित राशि को देंगे तो वहां पर 4 पिछुल आएंगे। तो जीव राशि का प्रमाण क्या है 16 एक कम कांडक का एक बार संकलन करते तो कितना आएगा 6 आएगा और 2 कम कांडक का कितना आएगा 4 आएगा तो 4 उसका भाग है 4 का 16 और 24 आएगा बराबर है। 24 का विलयन किया और इस मध्य विलयन पर स्थित राशि को यहाँ समखंड करके दिया मैं 24 का भाग इसमें दिया तो कितना है यहाँ पर 64 आएगा 1536 बटे 24 करो तो बराबर 64 आता है और 64 मतलब 4 पिछुल हो गए एक पिछुल 16 है और 16 को 4 मतलब 64। अब यहाँ पर उन्होंने यहाँ तक ही किया है तीसरे तक क्योंकि उनको तो सूक्ष्म के आसंख्या के भाग प्रमाण वास्तविक लेना है ना अपने अपेक्षा से मतलब आत्म संतुष्टि की अपेक्षा से 4 है तो अपन चौथा भी निकालते हैं पिछुल के बाद क्या है चूर्णी का है उसको भी निकालते हैं मैंने निकाला है उसमें नहीं बताया उन्होंने तो बताया कि आगे का उसका कम करने के लिए उतना कम करा सकता है भागे को कम कर सकता है 162 है ना 63 चतुर्थादि विलयन राशि छुट्टी और प्रदान है जब उनको छोड़कर तृतीय द्वितीय प्रथम प्रक्षेपांशों के मिलाने की विधि से जो छोटा छोटा आने प्रमाण से उसको आगे का सब कम कर दिया अब निकालते इसको यहाँ चौथी बार विलयन राशि क्या होगी सर्वजीव राशि गुणित कांडक माइनस 2 का संकलन 2 बार संकलन भागिले कांडक माइनस 3 उसका 3 बार संकलन ये आगे का 3 कम बच्चे का 3 बार संकलन आएगा ना तो इसलिए कांडक माइनस 3 का 3 बार संकलन तो वो विलयन राशि होगी सर्वजीव राशि 16 कांडक में 2 कम किया 2 बार संकलन
आया था 4 ऐड करो और 3 कम बच्चे का 3 बार संकलन करेंगे तो 1 ही आएगा। तो कितना है यहाँ पर 64। अब 64 का विकलन करना है और उसके दूसरे विकलन पर स्थित राशि को समखंड करके देंगे तो कितना आएगा 1। क्योंकि यहाँ पर आप अंक संदर्भ से देखते हैं तो चूर्ण का प्रमाण कितना आता है 1 ही आता है क्योंकि 16 को 16 का भाग देते तो कितना आएगा लगभग 1 ही आएगा तो चूर्ण का प्रमाण 1 आता है। अब यहाँ पर जगह के स्थान में कितनी वृद्धि हुई है तो अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान आया है कि 1 64 1536 और 16324 ये चारों संख्याओं का जो जोड़ होता है वही वृद्धि का प्रमाण है। अब इस वृद्धि के प्रमाण को एक भागाकार के द्वारा लाते हैं। एक भागाकार के द्वारा लाने के लिए क्या करेंगे हम जो किया था पहले से ही आदर्शतल विकलन आदि के एक स्थान जाने पर 1 की हानि होती है तो ऊपरी विकलन में कितनी हानि होती है तो पहले क्या करेंगे नीचे के 2 विकलन है उसका निकालेंगे मतलब 64 और 65 को एक भागाकार के द्वारा लेंगे तो ये नीचे का जो विकलन है वो कितना है 64 है तो आदर्शतल विकलन क्या होगा 64 अधिक 1 65 में 1 की हानि होती है तो ऊपरी विकलन कितना है तीसरे नंबर का 24 है तो 24 में कितने की हानि होगी तो 24/65 हानि का प्रमाण आएगा। 3 राशि को प्रमाण करेंगे और राशि गुणित 3 राशि भागिले प्रमाण राशि तो 24/65 क्या हो गया हानि का प्रमाण हो गया। इस हानि के प्रमाण को किसमें से माइनस करेंगे तृतीय विकल्प में से माइनस करेंगे 24 में से कम करेंगे तो 24 में से कम करने पर जो लब्ध आएगा उसका भाग ऊपरी विकल्प पर स्थित राशि पर देंगे तो कितना है 24 गुना 65 माइनस 24 मतलब 24 गुना 64 वगैरह 65 ये भागाकार का प्रमाण आता है। 24 गुना 64 कितना आता है 1536 आता है 1536 आता है 1536/65 ये भागाकार का प्रमाण मतलब 1536 को 1536/65 का भाग देंगे तो 65 लब्ध आएगा मतलब इन दोनों अंकों पर स्थित राशि का जो लब्ध है वो एक ही भागाकार के द्वारा आएगा तो 1536 भागिले 1536/65 तो ये उल्टा गुना हो जाएगा 1536 कट हो गया तो लब्ध कितना है 65 मतलब अब ये 1536/65 जो है वो नीचे का विकलन हो गया आदर्शतल विकलन मतलब ये 2 विकलनों पर स्थित राशि को निकालना। अब आदर्शतल विकलन क्या हो गया 1536/65 उससे से एक कम कर देंगे अब आगे इसको ये आदर्शतल विकलन तीसरा और चौथा मिलकर के आदर्शतल विकलन हो गया उसका क्या निकला 1536/65 या आदर्शतल विकलन इसमें एक अंक मिलाते हैं तो 1 की हानि होती है और ऊपरी विकलन यहाँ क्या हो गया दूसरा विकलन जो ऊपरी विकलन हो गया 32/3 32/3 में कितनी की हानि होती तो ये 3 संख्याओं को निकालने का भागाकार हो जाएगा दूसरे विकलन तीसरे विकलन और चौथे विकलन पर स्थित राशि का एक भागाकार होगा तो इसका त्रैराशि करके निकालेंगे तो 1536 में कितना मिलाएंगे 65 मिलाएंगे
कितना है 1600 1601 बटे 65 ये भागाकार में होगा ना 32 बटे 3 भागिले 1601 बटे 65। इसको उल्टा गुना करेंगे 32 गुना 65 भागिले 3 गुना 1601। तो 32 गुना 65 कितना हो जाएगा? 2000 बराबर भागिले 4803। ये क्या है यहाँ पर खाने रूप अंक आ गया। इसको किस में से घटाएंगे? दूसरे विकर्ण में से नहीं बराबर दूसरे विकर्ण में से घटाएंगे 32 बटे 3 में घटाएंगे माइनस 2080 बटे 4803 समच्छेद करेंगे तो इसके लिए 1601 का समच्छेद होगा ना 3200 गुना 1601 बटे 3 गुना 1600 मतलब यहाँ पर 4803 माइनस 2080 कितना है वहाँ पर? एकावन 232 आता है बटे 4803। अरे कब किती आला करने में टाइम लगता है इसमें तो क्या हुआ है 1601 गुणित 32 करके तो इतना आया उसमें से 2080 कम करने पर 49,152 बटे 4803 आया। ये क्या निकला? 3 अनुपस्थित राशि को एक भागाकार से लाने का भागाकार 1536 64 और 1 मतलब कितना गया वहाँ 1601 एक भागाकार के द्वारा मतलब 16384 में इस भागाकार का भाग देंगे 49,152 बटे 4803 का भाग देंगे तो बराबर आप करके देखो उसमें मोबाइल पर ये 1601 आता है। अब यहाँ पर क्या निकालना है? चारों विकर्ण उपस्थित राशि को एक भागाकार से लाना है तो उसके लिए आप अधस्तर विकर्ण क्या हो गया 49,152 बटे 4803 अधिक 1 ये अधस्तर विकर्ण अधिक 1 अंक जाने पर हानि कितनी होती है? एक भागाकार की हानि होती है। तो ऊपरी विकर्ण कितना है 4 में कितने की हानि होती है? तो यहाँ पर 49,152 में 4803 मिलाएंगे तो कितना आएगा 53,955 55 है ना 4803 आएगा। अब इसका 4 में भाग देंगे 4 भागिले इतना उल्टा गुना हो जाएगा इसका 4 गुना 10 1600 4 या 12 4 या 12 1 4 1 के 4 1 है ना 4 8 32 अच्छा 3 4 16 16 19,212 बटे 53,955
0 कम करें, जो ऊपरी ब्रैकेट में से कम करेंगे 4 में से कम करेंगे, तो इसके लिए समुच्चय करने के लिए क्या करेंगे वापस 53,955 का गुना करेंगे। 53,955 माइनस 19,212 बटे 53,955। इसका सब करके निकाला हुआ प्रमाण क्या आता है? हाँ 9608 बटे 53,955 ये भागाकार का प्रमाण होता है। 1,96,608 बटे 53,955 और इसका भाग किसमें देंगे? जगह स्थान में देंगे। जगह स्थान का प्रमाण क्या है? 65,536। ये भागाकार सब वृद्धि का प्रमाण लाने के लिए भागाकार का प्रमाण है। इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? वो थोड़ा 3 से अधिक आएगा। 53,955 और 1,96,608 तो 3 से थोड़ा अधिक आएगा। तो 65,536 में भाग देते हैं इसका 36 भागिले ये विभक्षित भाग तो वृद्धि का प्रमाण आता है। यहाँ क्या करेंगे? उल्टा गुना करेंगे। 65,536 गुना 53,955 भागिले 1,96,508। म्हणजे 65,536 गुणिले 3 केलं एक खाली छेद 3 येते। इसका इसमें भाग देने को कितना आता है? हाँ 3 खाली 3 आता है। इतना भाग इसमें देंगे 53,955 में देंगे तो वृद्धि का प्रमाण वृद्धि क्या है? 16,384 1536 64 और 1 ये चारों मिलकर के वृद्धि का प्रमाण है ना। 6 और 4 10 और 4 14 और 1 15 अच्छा 1 6 1 7 7 और 10 और 8 18 अच्छा 1 8 और 1 9 17 17,985 यही लब्ध इसमें आता है। तो इसका भाग देंगे तो ये 3 आता है और 3 एक फिर 3 फिर 2 रह गया 3 सच्चे 21 फिर 2 रह गया 3 8 24 फिर 1 रह गया 3 9 27 2 रह गया 3 8 24 9 फिर 8 का रहेगा फिर 3 5 5 ये वृद्धि का प्रमाण 17,985। मतलब इतने जगह स्थान में वृद्धि करते हैं तब अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान आता है। ये अंक संतुष्टि से निकला तो कांडक प्रमाण अनंत भाग वृद्धि स्थान जाने पर असंख्यात भाग वृद्धि स्थान है। अब 65,536 में ये मिला वृद्धि तो चौथा अनंत भाग वृद्धि स्थान आएगा 65,536 प्लस 17,985 तो 4 5 11 अच्छा 1 9 3 12 अच्छा 1 10 और 5 15 अच्छा 1 7 और 6 13 अच्छा 1 83,521 अब इसमें क्या करेंगे? आगे असंख्यात लोग का भाग लेंगे और उसी में मिलाएंगे तो असंख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान आएगा। अभी आप लोग थोड़ा सा क्या करते हैं? 1 को गोल करके 83,520 ले लो क्योंकि एक का थोड़ा सा भाग पूर्णांक में आता है ना और असंख्यात लोग 4 माना और उसको उसी में जोड़ना 83,520 बटे 4 तो 83,520 प्लस 4 2 8 4 0 0 भाग में जाना है फिर 4 8 31 3 में 4
20,000 4 पंचे 20 शून्यच येते ना 20,800 असे आहे. 1,04,000 बरोबर आहे. 20,800 झिरो 20,880 वर 8 8 2 10 चा 1 8 और 1 9 और 5 14 अच्छा 1 4 और 84 है ना 8 और 2 बरोबर आहे. हो गए ना 8 और 2 10 हां एक लाख 1,04,040 1,04,400 थोडं बेरीज करायची. बेरीज करायची. 520 आहे ना बेरीज 521 आहे. टोटल पेज नंबर 57 है वहाँ पर जो किया है जोड़ उस जोड़ को ऐसा लिखो अंदर रखिएगा ये मेरा हाँ वो भी एक की जगह से चेतन ऐसे कर्म से अबद्ध स्पृष्ट ऐसे शुद्ध आत्मा को देखिए। यह जानने में आ रहा चेतनात्मा द्रव्य कर्म से बद्ध स्पृष्ट नहीं है। जानने में आ रहा यह निज ध्रुव भाव कर्मों से संयुक्त नहीं है। मैं असंयुक्त हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी अबद्ध स्पृष्ट हूँ। ध्रुव शुद्ध हूँ। ध्रुव कर्म रहित हूँ। नियत हूँ। ओम